गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने काव्य का तीसरा पाठ वे आँखें सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो रचित है उसका पाठ करेंगे। पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं, कवि परिचय जान लेते हैं। जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनका मूल नाम गोसाई दत्त है और जन्म इनका जो हुआ है सन 1900 में कौसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल। उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, तो वहाँ पर हुआ। आप भी अब उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप भली भांति जानते होंगे। प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं वो हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। चिदंबरा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सम्मान भी इनको कौन कौन से मिले? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला और पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया। अब इनकी मृत्यु जो हुई सन 1977 में हुई। कहते हैं कि छायावाद जो है, छायावाद क्या है मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो हमारा हिंदी साहित्य है उसको 4 कालों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब आधुनिक काल का जो प्रारंभ हम मानते हैं वो 1850 से मानते हैं। अब 1850 से 1900 तक के समय को हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। आधुनिक काल 1850 से अभी वर्तमान जब तक ये चल रहा है अभी तक का, ये पूरा आधुनिक काल ही है। लेकिन उसमें भी कुछ समय जो था, जैसे 1850 से 1900 तक के बीच का हम भारतेंदु युग कहते हैं। 1900 से 1918 के मध्य हम द्विवेदी युग कहते हैं। 1918 से 1936 के मध्य हम छायावाद युग कहते हैं। फिर 36 से बाद में हम प्रगतिवाद हो गया, फिर आपका प्रयोगवाद हुआ। तो ये मैं आपको बाद में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, लेकिन अभी आप इसको समझिए कि जो छायावाद था, छायावाद में 4 हमारे मुख्य कवि हुए हैं। कौन कौन? एक प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो ये 4 पिलर मान लीजिए छायावाद के। उनमें से सुमित्रा नंदन पंत भी एक मुख्य माने जाते हैं। ये प्रकृति के चितेरे कवि हैं। इनको क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि प्रकृति को पहली बार इन्होंने अपना मुख्य विषय बनाया। इससे पहले प्रकृति पर कभी कोई इतनी रचनाएं नहीं करता था। इन्होंने इनकी जो कविताएं हैं प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। मतलब मनुष्य, इन्होंने कहा है कि प्रकृति और मनुष्य के मध्य में अंतरंग संबंध है, आंतरिक संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना अपूर्ण हैं। अब इसके बारे में जो हमारा पाठ है इसके बारे में जान लीजिए। जो हमारी प्रमुख कविता है वे आँखें, ये पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया। अब प्रगतिशील दौर की कविता समझिए। मैंने आपको बताया ना कि छायावाद, उसके बाद हमारा प्रगतिवाद आया। तो प्रगतिवाद की विशेषता क्या थी कि इसमें जो भी रचनाएं रची जाती थीं उसमें शोषक और शोषित, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती थी। तो ये जो वे आँखें हैं उसी दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। उन्होंने देखा कि किसान का जो जीवन है वो कितना दयनीय है, तो ये कवि को आहत करता है। और दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया, तब भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने, मतलब सरकार ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने कुछ भी उनके लिए सुधार के कोई कार्य नहीं किए। अब कविता जो है इसी दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत और पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है। वो बताती है कि उसके जो व्यक्तिगत दुख हैं और जो पारिवारिक दुख हैं वो किस तरीके से इस कविता में उजागर हुए हैं। अब चलिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अब देखिए, प्रस्तुत जो काव्यांश है इसमें कवि किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण करते हुए कहता है कि किसान की जैसी दुर्दशा स्वतंत्रता पूर्व थी वैसी ही स्वतंत्रता के बाद भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। कवि को किसान की आंखें दुख दीनता से भरी अंधेरी गुफा के समान भयानक लगती हैं।
उन आँखों से डरता है मन। वो कहता है कि दुख और दीनता के कारण जो उसकी आँखें हैं वो अंधेरी गुफा के समान है, जिससे मेरा मन डरता है। जिस प्रकार अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से डर लगता है, वैसे ही किसान की आँखें हैं, जिसमें रोशनी की कोई चिंगारी नहीं है, मतलब आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दिखती। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वो कहते हैं कि उनमें वेदना, दीनता और दुख पीड़ा के साथ साथ रोदन भी भरा पड़ा है। उनकी आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रोदन व्याप्त है, इसलिए उसकी आंखों में झांकने का साहस नहीं होता। आज फिर उसके बाद वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य बह खिसका। और कहता है कि आज जो स्वतंत्र भारत है, इसमें किसान भी स्वाधीन हो गया है, वो भी स्वतंत्र हो गया है। इस बात का गर्व उसकी आँखों में भी झलकता है, लेकिन दुख तो इस बात का है कि यह स्वाधीनता उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं ला सकी। किसान को मझधार में छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश्य भह खिसका। कहता है कि किसान को मझधार में छोड़, अर्थात दुखों के सागर में धकेल कर संसार के लोग किनारे की ओर खिसक गए। अर्थात शासक वर्ग ने किसानों को अकेला छोड़ दिया, उनसे किनारा कर लिया। मतलब जो सरकार कह रही थी कि हम तुम्हारे लिए इतना विकास कार्य करेंगे, वो भी अब किनारे हो गए। किसानों को स्वतंत्रता का कोई भी लाभ नहीं मिला। जैसी उनकी स्थिति पहले थी, वैसी ही अभी भी है। लहराते हुए खेत द्रुगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसते थे उसके जीवन। लहराते हुए खेत द्रुगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब यहाँ पे जो पंत जी कहते हैं कि किसान कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर प्रसन्न होता था, तब ये खेत उसके अपने होते थे, परंतु आज उसके खेतों को जमींदारों ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसे खेतों की हिस्सेदारी से अलग कर दिया है। खेतों में फैली हरियाली के तिनके को देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता था। ये खेत ही उसकी खुशी का आधार थे, पर आज उसे उसके ही खेतों से अलग कर दिया गया है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। आज वही किसान ऐसे हाशिए पर खड़ा है जहां उसका बिल्कुल जीवन नीरस व वीरान हो चुका है। किसान का एक ही बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, उसके बुढ़ापे का सहारा था, पर जमींदारों के कारिंदों ने उसे मार दिया। अब किसान की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, मतलब उसका जो पुत्र था वो उसके एकमात्र सहारा था, अंधे की लाठी के समान था। अब वही कारकुनों का मतलब है कि जमींदारों के कारिंदों ने उसे मार दिया। अब किसान की ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, उसकी सभी आशाएं समाप्त हो गई हैं। यहाँ कवि ने उस घटना का मार्मिक चित्रण किया है जब महाजनों के कारिंदों द्वारा किसान के बेटे की बेदर्दी से हत्या कर दी गई थी। फिर देखिए, बिका दिया घर द्वार महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। अब यहाँ पे कवि क्या कहता है कि बिका दिया घर द्वार। कहते हैं कि कवि किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहता है, किसान हमेशा ही महाजनों के कर्ज में दबा रहा, चाहे भारत आज़ाद हो या गुलाम। महाजन ने अपना पैसा वसूलने के लिए किसान के घर द्वार सब नीलाम करवा डाले। खेत पहले ही खाली करवा लिए गए थे, अब बैलों की जो जोड़ी थी उसको भी देखते देखते नीलाम करवा दिया, जो किसान को बहुत प्रिय थी। बार बार वह जोड़ी उसकी आंखों में तैरती रहती है। कहते हैं कि उजरी उसके सिवा किसे अब। किसान के पास एक सफ़ेद गाय भी थी जिसे वह उजरी कहता था।
गाय से किसान को बहुत स्नेह था। क्यों? पास दुहाने आने देती। गाय भी अपना दूध दूहने के लिए किसान के अतिरिक्त किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। आज गाय भी बिक गई, किसान का सब कुछ बिक गया, उसकी सुख की खेती उजड़ गई थी। ये सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचा करते हैं। अर्थात वो स्मृति अभी भी सुखद लगती है, लेकिन वह सारा सुख चला गया। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। देख रेख के बिना दुध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। अब देखिए उसकी स्थिति कितनी कितनी दारुण है। कवि कहता है कि किसान के दुखों का अंत नहीं हुआ है। किसान की सारी संपत्ति महाजनों द्वारा नीलाम करवा देने के पश्चात उसके पास एक कौड़ी भी नहीं बची। अब उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसका परिवार उजड़ गया है। किसान की पत्नी बीमार हो गई, लेकिन उसकी दवा दारू के लिए भी पैसे नहीं थे और दवा ना मिलने के कारण वह मौत के मुंह में समा गई। किसान पत्नी के दुख से अत्यंत दुखी है। उसकी छोटी दुधमुही बच्ची थी, बिना दूध के चल बसी, क्योंकि वह माँ के दूध पर ही आश्रित थी। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मतलब उसकी घरवाली, स्वर्ग चली आंखें आती भर। वो स्वर्गवासी हो गई है, जिसको याद कर उसकी आंखें भर आती हैं। देख रेख के बिना दुधमयी, उसकी एक दुधमुही दूध पीने जो माँ पर ही आश्रित थी, उसकी भी अब जब माँ मर गई तो उसकी भी देख रेख के बिना वो भी 2 दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। अब कहते हैं, वो बोलते हैं किसान का जो बेटा था, पत्नी व बेटी तो काल के ग्रास बन ही चुके थे। अब केवल घर में पुत्रवधू थी, उनकी बहू थी, और उस पर भी पति की हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। एक समय था जब वह लक्ष्मी का रूप थी, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, मतलब एक समय ऐसा था जब वो लक्ष्मी का रूप थी, लेकिन आज उस पर ही पति को मारने का कलंक लगाया गया था। पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। वह इस अपमान को, उस जो कलंक उस पर लगा था, वह इस अपमान को सहन नहीं कर पाती है और कुएं में डूबकर अपने प्राण दे देती है। किसान अपना सर्वस्व लुटाकर नितांत अकेला रह गया है। उसके दुखों का कोई भी अंत नहीं है। फिर देखिए, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती। पर जवान लड़के की सुध पर, सांप लौटते फटती छाती। अब वो क्या कहते हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि कवि का कहना है पत्नी को आमतौर पर पैर की जूती समझा जाता है। कहा जाता है कि एक ना रही तो दूसरी आ जाती है। पत्नी को तो किसान फिर भी भूलने का प्रयत्न करता है, पर अपने जवान बेटे की असमय मृत्यु किसान को असीमित दर्द दे जाती है और उसकी छाती पर सांप लौटने लगता है, अर्थात उसका दुख जो है असहनीय हो जाता है। सांप लौटते फटती छाती। अब उसका जो दुख है इतना असहनीय हो गया है कि उसकी छाती ही फटने को आ रही है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। अब वो कहता है कि जो दिन किसान के सुख में बीते थे, उनकी याद उसकी आंखों में चमक ले आती है। चाहे वे क्षणिक ही क्यों ना हो, कुछ ही पल के लिए क्यों ना हो, कुछ देर के लिए किसान की आंखों में खुशी दिखाई देती है, पर उसी क्षण उसकी दृष्टि शून्य में खो जाती है और वह तीखी सुई के समान बन जाती है, जो हृदय में चुभती रहती है। अर्थात सुख की चमक क्षणिक है, जबकि दुख का कोई अंत नहीं। इस प्रकार किसान के जीवन में केवल हताशा, निराशा और दुख ही शेष रह गया है। फिर देखिए इसके बाद, देखिए बेटा, हमारा जो इस पार्ट था ये समाप्त हो गया है, लेकिन एक चीज़ जो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, पूछी जाती हैं, वो ये है कि पैर की जूती किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, स्पष्ट करिए। अगर आपको भी पूछा जाए तो आप
पैर की जूती जो शब्दांश है ये किसान की स्वर्गवासी पत्नी के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब क्यों किया गया है? क्योंकि उस समय पितृसत्तात्मक समाज में नारी जो थी वो सदा से ही उपेक्षित और अपमानित रही है, और पुरुष जो है नारी को महत्वहीन समझते हैं, इसीलिए उसके लिए इस तरह का उपमान प्रयोग किया गया है। और क्षण भर एक चमक है लाती में, चमक का क्या आशय है? अब चमक से यह आशय है कि जब किसान अपने पुराने दिनों की याद करता है तो वह क्षण भर के लिए प्रसन्न हो उठता है। उस समय उसका भरा पूरा परिवार था, उसके जीवन में सुख ही सुख था, लेकिन यह चमक अथवा खुशी बहुत ही क्षणिक होती है। अब मान लीजिए सौंदर्य बोध है, अब इसमें सौंदर्य बोध में आपको इसका शिल्प सौंदर्य बताना है, तो आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार जमींदार के कारण किसान का पूरा परिवार उजड़ गया, और वहीं पैर की जूती न रही एक दूसरे आती कहकर नारी के प्रति जो है तुच्छ विचार रखने वाले पितृसत्तात्मक या पितृसत्ता के अनुयायियों पर व्यंग भी किया गया है। भाषा जो है सरल और सुबोध है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती, ये मुहावरे हैं, तो इन मुहावरों का सटीक प्रयोग किया गया है। फिर आप इसके अलावा लिख सकते हैं कि तीखी नोक सदृश्य बन जाती, इसमें जो है उपमा अलंकार मौजूद है। अब इसके अलावा जो आप लिख सकते हैं वो ये आ सकता है कि यहाँ पे जो न सही एक दूसरी आती कहकर नारी के प्रति संकुचित तथा रूढ़िवादी सोच उजागर की गई है। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि किसान की मानसिक पीड़ा का करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। बेटा इतने सारे पॉइंट्स आपके शिल्प सौंदर्य में आ सकते हैं, और परीक्षा में जब भाव सौंदर्य पूछा जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ पंक्तियां दी होंगी, उन पंक्तियों का आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना पड़ेगा। अब जो इस पाठ के प्रश्न उत्तर हैं उसके उत्तर मैं आपको भेज रही हूँ PDF में, तो आप इनके उत्तर अपनी कॉपी में सुंदर लेख में कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपको इस कविता में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। तो बच्चों, धन्यवाद।